डियर स्टूडेंट, इसके पहले के लेक्चर में हमने लिमिट स्टेट मेथड के बारे में स्टडी की थी। हमने देखा था कि लिमिट स्टेट मेथड आज के समय में उपयोग होने वाली सबसे अच्छी मेथड है और इसका अच्छे मेथड होने का कारण है कि ये स्ट्रेन पे बेस्ड है, स्ट्रेस पे बेस्ड नहीं है, जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड हुआ करती थी। स्ट्रेन ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम एक्यूरेटली, प्रैक्टिकली बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं और प्रोबेबिलिटी के यूज़ के साथ में हम मटेरियल की स्ट्रेंथ और डिज़ाइन लोड कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू मिलती हैं और उन प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के साथ जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो डिज़ाइन ज़्यादा एफिशिएंट होती है, मटेरियल कम लगता है, स्पेस कम लगता है और इस तरह से हमारी डिज़ाइन ज़्यादा इकोनॉमिकल और ज़्यादा सेफ होती है। लिमिट स्टेट मेथड में हमने सर्विसिबिलिटी के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी लिमिट्स डिसाइड की हैं। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो सर्विस के लिए भी सेफ होता है और स्ट्रक्चरली डिज़ाइन में भी सेफ होता है। इस तरह से ये मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पिछले पीरियड में हमने डिज़ाइन की 3 मेथड के बारे में डिस्कस किया था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरी थी हमारी अल्टीमेट लोड मेथड और तीसरी थी हमारी लिमिट स्टेट मेथड। और हमने ये पाया था कि लिमिट स्टेट मेथड में हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड की और अल्टीमेट लोड मेथड की दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ को इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रखी है। हम आगे देखेंगे कि हम लिमिट स्टेट मेथड में जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप यूज़ करते हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। हमारा कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रोपोज़ाइडल हो सकता है या किसी भी शेप का हो सकता है जो कि प्रैक्टिकल डाटा से एग्री करे। इस तरह से हमारे पास जो हमारे लैब एक्सपेरिमेंट है मटेरियल के साथ में, उनके अनुसार बनाया गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिमिट स्टेट मेथड में ढेर सारे एडवांटेज हैं। उन एडवांटेज को एक बार फिर से अगर हम समराइज करें तो वो हमारा रिपीटेशन होगा, फिर भी 2 पॉइंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये स्ट्रेन पे बेस्ड मेथड है जो कि काफ़ी एक्यूरेटली मेज़र किए जा सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड मेथड है जिससे कि हमें स्ट्रक्चर को सेफ रखने में मदद मिलती है और हम अलग-अलग तरह के स्ट्रक्चर के लिए लोड फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग-अलग डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ तक वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड का क्वेश्चन है, इनके बारे में हम पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि लिमिट स्टेट क्या होती है। तो लिमिट स्टेट या सीमांत अवस्था है हमारी विफलता से के पहले संरचना की सुरक्षा और सेवा के लिए स्वीकार्य सीमाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। लिमिट स्टेट में बी डिफाइंड एज एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। हमारे लिए महत्वपूर्ण है सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी, इन दोनों चीज़ों के लिए हम स्ट्रक्चर्स के लिमिट डिफाइन कर देते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पैरामीटर्स उन लिमिट के अंडर में ही रहें, उन लिमिट से कम ही रहें। जब तक वो उन लिमिट्स को एक्सीड नहीं करेंगे तब तक हमारे स्ट्रक्चर में फेलियर नहीं होगा। देख चुके हैं लिमिट स्टेट को हमने, सर्विसिबिलिटी की जो लिमिट्स हैं वो हमने 2 तरीके से डिफाइन की थी। एक डिफ्लेक्शन या विक्षेप, हमारे स्ट्रक्चर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है तो वो हमें अनसेफ महसूस होता है, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस नहीं हो सकता है, हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिफ्लेक्शन की लिमिट्स हमारी फिक्स होती हैं। साथ ही साथ क्रैकिंग,
अगर किसी स्ट्रक्चर में ढेर सारे क्रैक हों तो वो हमें सेफ महसूस नहीं होता, वहाँ पे हम कंफर्टेबली वर्क नहीं कर सकते, वहाँ हम रह नहीं सकते। तो क्रैकिंग के लिमिट्स भी हमने सेट कर रखे हैं। अगर हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स ज़्यादा डेवलप होते हैं तो रेनफोर्समेंट के ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का बॉन्ड भी कमज़ोर होता है, जिस कारण से वो मोनोलिथिक वर्क नहीं कर सकते हैं, एक कंपोजिट मटेरियल के तौर पे वर्क नहीं कर सकते हैं। तो हमारी वो थ्योरी ही वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे जो हमारा लास्ट एजम्पशन होगा लिमिट स्टेट मेथड का, वो यही है कि हमारा कंक्रीट और हमारा स्टील दोनों के बीच में एक परफेक्ट बॉन्ड होगा। अगर ये परफेक्ट बॉन्ड नहीं रहता है तो हमारा स्टील और कंक्रीट दोनों सेपरेट वर्क करेंगे, एज ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी ये दो चीज़ों की सीमाएं हमें देखनी होती हैं। इसके अलावा हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, टोटली टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स किन कारणों से हो सकता है? एक फ्लक्सर या बेंडिंग के कारण, बेंडिंग मोमेंट एक्सीड कर जाए लिमिट्स से, शियर के कारण, हमारे स्ट्रक्चर में कितने शियर स्ट्रेस आ रहे हैं और हमारे मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है, और शियर मटेरियल की कैपेसिटी से एक्सीड नहीं करने चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह टॉर्सन या मरोड़ के कारण हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। अगर हमारा स्ट्रक्चर इन पांचों फैक्टर पे सेफ है तभी सेफ कहलाएगा, अदरवाइज वो सेफ नहीं कहलाएगा। किसी एक चीज़ में भी अगर उसमें फेलियर हो रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर टोटली फेल कहलाएगा। इसलिए हमें ये सारे के सारे फैक्टर विद इन लिमिट्स रखने हैं। लिमिट स्टेट हमारा इसी मेथड का नाम है। अब हमें इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और टर्मिनोलॉजी को समझना है। सबसे पहली चीज़ है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या चारित्रिक सामर्थ्य। चारित्रिक सामर्थ्य या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमने इस तरह से डिफाइन किया है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल बिलो विच not more than 5% of test results are expected to fail। इसे हम थोड़ा सा बेटर वे में समझेंगे। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। सामग्री की चारित्रिक सामर्थ्य का अर्थ है कि सामर्थ्य का वह मान जिसके नीचे परीक्षण परिणाम के 5% से अधिक विफल होने की उम्मीद नहीं है। सामग्री की चारित्रिक सामर्थ्य का अर्थ है सामर्थ्य का वह मान जिसके नीचे परीक्षण परिणाम के 5% से अधिक विफल होने की उम्मीद नहीं है। इसे हम समझते हैं। मान लो हमने M20 कंक्रीट के 100 सैंपल टेस्ट किए। उन सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हमने 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे पहले सबसे अधिक सामर्थ्य वाला रिजल्ट, इसके बाद में उससे कम और इस तरह से हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो जो 95 वाली वैल्यू होगी वह चारित्रिक सामर्थ्य कहलाएगी। यानी इस वैल्यू से ऊपर हमारे 95% सैंपल हैं और 5% सैंपल ऐसे हैं जो इस वैल्यू के बाद में फेल हो रहे हैं। तो ये हमारी चारित्रिक सामर्थ्य हो जाएगी। अगर हम कंक्रीट की चारित्रिक सामर्थ्य की या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसे हम FCK से प्रदर्शित करते हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर mm² होगा या मेगा पास्कल होगा। दोनों यूनिट हम एक दूसरे के जगह पे उपयोग कर सकते हैं। M15 कंक्रीट के लिए जो चारित्रिक सामर्थ्य होगी वो 15 न्यूटन पर mm² या 15 मेगा पास्कल होगी। M20 कंक्रीट के लिए चारित्रिक सामर्थ्य 20 मेगा पास्कल या 20 न्यूटन पर mm² होगी।
बिल्कुल इसी तरह से M25 और M30 के लिए भी। आप लोग जानते ही होंगे कि M का मतलब मिक्स है और इसके साथ में जो डिजिट लिखे गए हैं वो चारित्रिक सामर्थ्य के या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि M20 कंक्रीट का अर्थ क्या है, ऐसा कंक्रीट मिक्स जिसकी चारित्रिक सामर्थ्य 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। बड़ा सिंपल सा है लेकिन याद रखना जरूरी है। स्टील के लिए भी हम स्टील के जो अलग अलग ग्रेड हम यूज करते हैं उसमें चारित्रिक सामर्थ्य हमें याद रखनी होती है। इसे हम FY से प्रदर्शित करते हैं जैसा मैंने पहले बताया। जो हमारा माइल्ड स्टील होता है उसकी चारित्रिक सामर्थ्य 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल होती है। Fe 415 जो हमारा टॉर स्टील होता है, जो हमारा HYSD होता है, ट्विस्टेड स्टील होता है, उसकी चारित्रिक सामर्थ्य 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। Fe 500 की चारित्रिक सामर्थ्य 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। हमें कुछ और वैल्यूज के बारे में पढ़ना है, हमें कुछ और वैल्यूज के बारे में जानना है। इन्हें हम डिज़ाइन वैल्यूज कहते हैं। डिज़ाइन वैल्यूज में हमें दो चीज़ों के बारे में जानना है, एक डिज़ाइन लोड के बारे में और एक डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में। जो हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने पर मिलती है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसा कि हम वर्किंग स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का उपयोग करते थे, यहाँ पे हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का उपयोग करेंगे। अगर हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो ये FC के अपॉन गामा M या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। और अगर हम स्टील की बात कर रहे हैं तो फार्मूला ये हो जाएगा। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और स्टील के लिए 1.15 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है। ये दोनों वैल्यूज काफी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसा कि हम अल्टीमेट लोड मेथड में लोड को बढ़ा देते थे, यहाँ पे भी हम वही करेंगे और इस काम के लिए हम एक फैक्टर का यूज करेंगे जिसे हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड या ज़्यादा अच्छे से पार्शियल लोड फैक्टर कहते हैं। हम जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। जब कभी भी आपको डिज़ाइन लोड निकालना होगा तो हम फैक्टर्ड लोड जो हमारा होगा, फैक्टर्ड लोड निकालने के लिए हम लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। लोड फैक्टर कितना होता है, तो डेड लोड और लाइव लोड। डेड लोड यानी ऐसा भार जो अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता, वो डेड लोड है। स्ट्रक्चर का खुद का भार, बनी हुई दीवारों का भार, ये सारा डेड लोड में आएगा। लाइव लोड या सुपर इम्पोज्ड लोड वो लोड होता है जो अपनी जगह बदल सकता है, जैसे हमारा फर्नीचर, हमारा अपना वेट, ये सारा कुछ लाइव लोड में आ जाएगा। हम लोड फैक्टर 1.5 का उपयोग करते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट 1.5, फॉर स्टील 1.15 और पार्शियल लोड फैक्टर 1.5 होगा डेड लोड और लाइव लोड के लिए। कैरेक्टरिस्टिक लोड, जैसे अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की परिभाषा पढ़ी है, वैसा ही हमें कैरेक्टरिस्टिक लोड या चारित्रिक भार की परिभाषा पढ़नी है। कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स those loads which have 95% probability of not being exceeded during the lifetime of structure। चारित्रिक भार का मतलब है भार का वह मान
जिसके संरचना के जीवन काल के दौरान पार नहीं होने की संभावना 95% होती है। अब हम देखेंगे कि हमने लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या एजम्पशंस माने हैं, हमारी मान्यताएं क्या क्या हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड की मान्यताएं आपसे परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं, तो ये मान्यताएं आपको याद रखनी होंगी। जो हमारी पहली मान्यता है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, यानी जो तल अक्ष के परपेंडिकुलर, अक्ष के लंबवत और समतल थे, वो बेंडिंग के बाद भी समतल बने रहेंगे। यानी अगर हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरह से और इसमें बेंडिंग होती है, तो बेंडिंग के बाद इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हिस्सा ऐसा हिस्सा है जहां पे ना तो कंप्रेशन आएगा ना टेंशन आएगा, ऊपर संपीड़न आ जाएगा, नीचे तनन आ जाएगा, इस लाइन पे कुछ भी नहीं आएगा। ये लाइन हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी, उदासीन अक्ष कहलाएगी। ऊपर के हिस्से की लंबाई कम होगी, नीचे के हिस्से की लंबाई बढ़ेगी, लेकिन ये तल पहले भी समतल था और बेंडिंग के बाद भी समतल ही बना रहेगा। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाएंगे, विकृतियां बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस के पास आएंगे, विकृतियां घटती जाएंगी। यहाँ पे विकृति इतनी होगी, यहाँ पे उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी और यहाँ 0 हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज 0.0035 इन बेंडिंग। अगर ये कंक्रीट है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो वैल्यू 0.035 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इससे ज़्यादा अगर वैल्यू होगी स्ट्रेन की तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। यानी ये हमारी सेफ वैल्यू है, इतने स्ट्रेन तक, इतनी विकृति तक हमारा कंक्रीट सुरक्षित रहेगा। इससे ज़्यादा विकृति आने पर हमारा कंक्रीट फेल हो जाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एजम्पशन हमारी है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंक्रीट and the strain in the concrete may be assumed to be in the shape of rectangle, trapezoidal, parabola or any other shape which results prediction of strength in the substantial agreement with the result of test। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जो हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हैं कंक्रीट के, कंक्रीट में जो विकृति और प्रतिबल आरेख है वो किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, समलंबाकार हो सकता है, परवलयाकार हो सकता है या कोई और शेप का भी हो सकता है। बस वो रिजल्ट हमारे टेस्ट के रिजल्ट के अनुरूप होने चाहिए। आगे कहा है, एन एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज शोन इन फिगर। ये वाला जो कर्व है, ये अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, कोई टेस्ट नहीं किया, तो इस वाले डायग्राम में जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसे हम कभी भी स्वीकार कर सकते हैं, कभी भी मान सकते हैं और सारे कैलकुलेशन इस डायग्राम के बेस पर कर सकते हैं। फॉर डिजाइन पर्पस the compressive strength of concrete in the structure shall be assumed to be 0.67 times the characteristic strength। जैसे मैंने पहले बताया, कंक्रीट जो हम लैब में बनाते हैं और जो हम फील्ड में बनाते हैं, दोनों स्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लैब में हम कंट्रोल्ड वे में सब कुछ बनाते हैं, जबकि फील्ड में उसे इतना अच्छे से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उन सब अनसर्टेनिटीज को
उन सब गलतियों को अपने अकाउंट में रखने के लिए, उन सब गलतियों को कंपनसेट करने के लिए हम कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ उपयोग करेंगे वो केवल 0.67 टाइम्स ही यूज करेंगे, ऐसा कोड ने कहा है। और इसके बाद कहा है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 shall be applied in addition to this। इसके अलावा हमें जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5 का वो भी यूज करना है। जब हम दोनों चीजें यूज करेंगे तो अब हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये होगा, ये हमारा फाइनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा। इसका इतना हिस्सा इनिशियल पार्ट पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है, इतना हिस्सा रेक्टेंगुलर है और ये पैराबोला है। ये जो दूरी होगी ये होगी 0.446 FCK। ये वैल्यू हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, बार बार यूज होगी। हमारा ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम 0 से लेके 0.002 स्ट्रेन तक तो पैराबोला होगा और 0.002 स्ट्रेन से 0.0035 स्ट्रेन तक ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाएगा और ये रेक्टेंगुलर होगा। इस तरह से हमारा अब जो फाइनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अब हम यूज करेंगे वो ये होगा, ये हमारा डिजाइन कर्व होगा। जैसा कि हमने वर्किंग स्ट्रेस में देखा था, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। हम सारे के सारे टेंसाइल स्ट्रेस स्टील में ही मानेंगे, कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस बियर नहीं करेगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा टेंशन साइड से, और टेंशन पूरी तरह से रेनफोर्समेंट में माना जाएगा। द स्ट्रेसेस इन द रेनफोर्समेंट आर ड्राइव्ड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड, टिपिकल कर्व आज शोन। मैं ये फिगर आपको थोड़ा सा बाद में बता पाऊंगा, ये डायग्राम मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। इनमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील के लिए दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा, और अगर टॉर स्टील की बात करें तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। वो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। यहाँ पे जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.5 यूज करना। The maximum strain in the tension reinforcement in the section at failure shall not be less than this value। हम स्ट्रेन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इस मेथड में स्ट्रेन के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगर ये कंक्रीट की स्ट्रेन है तो इसकी अधिकतम वैल्यू 0.35 होगी, जैसा कि हमारा सेकेंड एजम्पशन कहता है। और स्टील में मैक्सिमम वैल्यू Fy/1.15 ES प्लस 0.002 होगी। इसके पहले हमारा स्टील फेल नहीं होगा। इसे लिखने के लिए हम आमतौर पे थोड़ा सा दूसरा तरीका यूज करते हैं। इसे हम आमतौर पे ऐसा लिखते हैं और आगे भी ऐसा ही लिखेंगे, तो ये वाला तरीका हमें आगे याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 10⁵ आएगा। और आखिरी असम्पशन है, जैसा मैंने पहले बताया, देयर इज ए परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट राइट अप टू द फेलियर ऑफ आरसी सेक्शन। जब तक हमारा सेक्शन फेल नहीं हो जाता है तब तक कंक्रीट और स्टील के बीच में परफेक्ट बॉन्ड रहेगा। इसके लिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए हम बहुत सारे और मेजर्स लेते हैं, लेकिन हमें ये परफेक्ट बॉन्ड चाहिए होता है ताकि हमारा रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन एक कंपोजिट मटेरियल जैसा वर्क करे। स्टील और कंक्रीट
में स्ट्रेन हमेशा एक जैसी रहें और ये दोनों चीज़ें आइसोलेटेड मटेरियल जैसे वर्क ना करें। तो इस तरह से हमने 7 एजम्पशंस देख लिए। इन 7 एजम्पशंस के आधार पर ही हमारी लिमिट स्टेट मेथड की पूरी थ्योरी बेस्ड है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड में हम किसी भी आरसीसी सेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीवर आर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसे एंड करूं उसके पहले इस डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से याद दिलाना चाहता हूं। ये डायग्राम हमें बार बार यूज करना है, इसलिए इसे याद रखें। ये वैल्यूज भी याद रखें। इसके बाद का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।